बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नकाबिले तस्वीर मुजरिम, आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ मज़हर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 8 सफ़ा नंबर 152 से। कर्नल डेविड का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। वो जख्मी चीते की तरह कमरे में टहल रहा था, बार बार अपनी मुठ्ठियां भेजता फिर खोल देता। उसके अंदाज से साफ महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे वो अपना सर दीवार से दे मारेगा। अभी अभी उसे पुल के तबाह होने की खबर मिली थी और फिर साथ ही फौरन ही वजीर आजम ने टेलीफोन पर उसे बुरी तरह झाड़ दिया था कि अब इसका महकमा निकम्मा होता जा रहा है। इससे पहले डैम की तबाही और उसके बाद इस अजीम पुल की तबाही ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी थी। ये इतनी कारी ज़रबात थी कि पूरे मुल्क में तो खलबली सी मच गई थी। डैम की तबाही के बाद कर्नल डेविड वजीर आजम को मुजरिमों की आमद के मुतल्लिक बता चुका था और साथ ही उसने ये वादा भी किया था कि वो जल्द अज जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगा। मगर अब पुल की तबाही ने तो उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अगर ये मुजरिम इसी तरह आज़ाद रहे तो इन्होंने तो पूरा मुल्क ही तबाह कर देना है। आखिर ये GP5 क्या कर रही है? क्या ये निकम्मों की टोली बन गई है? वजीर आजम का सख्त गुस्से के आलम में ये फिक्रा अभी तक कर्नल डेविड के कानों में गूंज रहा था। उधर ट्रेन एक खौफनाक हादसे से बच गई थी, जबकि वो बगैर ड्राइवर के स्टेशन से बाहर खुद ब खुद रुक गई थी। कर्नल डेविड को इसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी थी। चंद लम्हे टहलने के बाद कर्नल डेविड किसी ख्याल के तहत तेजी से मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ झपटा, मगर इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता, टेलीफोन की घंटी तेजी से बज उठी। कर्नल डेविड ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड स्पीकिंग। उसने हत्तुल वसा अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्योंकि फोन किसी अहम शख्सियत का भी हो सकता था। बॉस, GP5 सेकंड लाइन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है? कर्नल गुस्से से दहाड़ा। जनाब, 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ से क्या गया? क्या 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है? कैसे? रिपोर्ट दो। कर्नल ने चौंक कर पूछा। जनाब, 3 मुजरिमों जिन्होंने ट्रेन में GP5 के पूरे दस्ते को कत्ल कर दिया था, ट्रेन से उतरकर राबो कस्बे का रुख किया। मरने से पहले एक सिपाही ने हमें कॉल कर दिया था, चनाचा हमारे आदमी जगह जगह फैल गए। तीनों मुजरिमों ने राबो कस्बे से एक कार चुराई। इत्तेफाक से उसका मालिक जाग रहा था। उसने कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो उसने खिड़की से झांक कर देखा और फिर उसने हमें टेलीफोन कर दिया। अपनी कार का नंबर बताने के साथ साथ उसने मुजरिमों के मुतालिक भी बता दिया कि उनमें से 2 मर्द और एक औरत है। उसके बताए हुए हुलियों के मुताबिक वो तीनों मुजरिम वही थे जिनकी हमें तलाश थी। चनाचा गश्ती कारों को अलर्ट कर दिया गया और फिर एक कार पर इन्हें चेक कर लिया गया, मगर चूंकि मुजरिम बेहद सफाक और चालाक थे, इसलिए कार में सवार सिपाहियों ने इन्हें जाने दिया और फिर इनके मुतालिक तमाम तफसीलात वायरलेस पर नशर कर दी गई। चनाचा एक जगह हाईवे पर इन्हें रोकने का बंदोबस्त किया गया, मगर वो लोग घेरा तोड़कर निकल गए। लेकिन जल्द ही इनकी कार को टायर बस्ट करके इन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए कहा गया, अब वो मुजरिम कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने इस बार नर्म लहजे में कहा, क्योंकि तीनों मुजरिमों की गिरफ्तारी की खबर हासी खुशगवार थी। आपकी हिदायत के मुताबिक इन्हें तिल अबीब लाया जा रहा है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, ठीक है, इन्हें हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए और सुनो, हर कीमत पर इनकी हिफाजत की जाए। मैं इस बार इन्हें खोना नहीं चाहता, वरना सबको गोली मार दूंगा। कर्नल डेविड ने सर्द लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहिए जनाब, इस बार वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकते। सुबह के करीब ही वो हेडक्वार्टर पहुंचा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही उसने क्रैडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। फिर उसकी उंगलियां तेजी से नंबर घुमाने में मसरूफ हो गई। चंद लम्हों के बाद ही राब्ता कायम हो गया। यस, PA टू प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी, कर्नल डेविड स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर से बात कराओ। कर्नल डेविड ने बावकार लहजे में कहा, यस सर, 1 मिनट होल्ड फरमाइए। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम मोदबाना हो गया था और फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और कर्नल डेविड समझ गया कि प्राइम मिनिस्टर से राब्ता हो चुका है। यस कर्नल डेविड, अब क्या बात है? वजीर आजम ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जनाब, आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 3 मुजरिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कर्नल डेविड ने कदरे मोदबाला लहजे में कहा, ओह, इतनी जल्दी? वेरी गुड। वजीर आजम के लहजे में नरमी आ गई थी।
यस सर। GP5 के हाथ मुजरिम ज्यादा देर तक नहीं बच सकते, कर्नल डेविड ने बड़े ही फहरिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या ये वही मुजरिम है जिन्होंने पुल तबाह किया था? वजीर आजम ने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं जनाब, दरअसल 5 मुजरिमों का गिरोह है, जिनमें से 2 अलग काम कर रहे हैं और 3 अलग। ये 3 वो मुजरिम हैं जिन्होंने कई फौजियों को हलाक कर दिया था और ट्रेन तबाह करना चाहते थे, मगर खुशकिस्मती से ट्रेन बच गई, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि पुल तबाह करने वाले मुजरिम अभी भी आजाद हैं। वजीर आजम के लहजे में एक बार फिर सख्ती अवध कर आई थी। जनाब, वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इन 3 की गिरफ्तारी के बाद उनका बचना नामुमकिन है, कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम्हारे महकमे ने कुछ तो काम किया। मैं जल्द अज जल्द इन मुजरिमों के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट चाहता हूँ, वजीर आजम ने कहा। बेहतर जनाब, कर्नल डेविड ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से भी रिसीवर रखा जा चुका था। रिसीवर रखकर कर्नल डेविड ने इंटरकॉम पर हेडक्वार्टर में मुजरिमों की आमद और उन्हें ब्लू रूम में कैद करने का हुक्म दिया, और फिर वो बेजान अंदाज में कुर्सी पर ढेर हो गया। मुजरिमों ने इस कदर तेजी से जो तबाही फैलाई थी, उसके तस्वुर से ही कर्नल डेविड को फरेरी आ रही थी, और फिर उसने फैसला कर लिया था कि वो इन मुजरिमों को ऐसी इबरतनाक सजा देगा कि उनकी रूहें तक सदियों तक बुलबुलाती रहेंगी। नया पैराग्राफ। रुख खुफिया अड्डे से निकलकर जैसे ही शहर में आया, उसने पुल की खौफनाक तबाही के मुतालिक तफसील से सब कुछ सुन लिया। ये तबाही इस कदर शदीद थी कि पूरे शहर पर एक मायूसी सी फैली हुई थी और हर तरफ चहमगोइयां हो रही थी कि इस पुल की तबाही से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नया पुल तैयार होने तक मशरकी पुल और मगरबी इसराइल जो है, उनके दरमियान राब्ता खत्म हो चुका था। इसी तरह मैशत को जो धचका पहुंचा था, वो इस कदर शदीद था जिसकी तलाफी सालों तक मुमकिन नहीं थी। रुक कुछ सोचता हुआ पुल की तरफ बढ़ता चला गया, जहां कदम कदम पर मुसल्लह सिपाही मौजूद थे, मगर चूंकि वहां जाने वाले अफराद सैकड़ों की तादाद में थे, इसलिए मुसल्लह फौजी बेबस थे। रुक ने जब खुद अपनी आंखों से जाकर तबाही देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा पुल तबाह हो चुका था और सैकड़ों मुसल्लह फौजी हलाक हो चुके थे। ये सब देखकर उसे बेइंतहा परेशानी हुई। अभी ये शुक्र था कि ट्रेन पुल क्रॉस कर चुकी थी, वरना शायद तबाही तो और भी ज्यादा हौलनाक होती। रुक को अच्छी तरह मालूम था कि 350 मेगा सुपर पावर का डायनामाइट और वायरलेस मशीन प्रिंस और उसका साथी लेकर गया था, और रुक जानता था कि इतने ताकतवर डायनामाइट से ही इतना बड़ा पुल तबाह किया जा सकता है, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अकेले प्रिंस ने अपने साथी के साथ मिलकर इतना बड़ा पुल तबाह कर दिया है। लेकिन तबाही उसकी आंखों के सामने थी, इसलिए उसे यकीन करना पड़ा। उसके जहन में तो खलबली सी मच गई थी। इतनी बड़ी तबाही ने उसके जहन पर शदीद असर किया था, और वो सोच रहा था कि ऐसे खौफनाक मुजरिमों को मजीद आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे। मगर चूंकि वो खुद मुजरिम था, इसलिए वो सोच रहा था कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के साथ साथ वो और उसका ग्रोह भी बास समेत GP5 के चुंगल में आ जाएगा, और फिर जाहिर है कि बरकी कुर्सी ही इसका नसीब होगी। मगर पुल की तबाही के सामने उसे अपने जराइम बच्चों का खेल महसूस हो रहे थे, और फिर उसने फैसला कर लिया कि GP5 ने अगर उसे माफी दे दी तो वो इन खतरनाक मुजरिमों को GP5 के हवाले कर देगा। चुनांचे ये फैसला करते ही वो एक मुसल्ला फौजी की तरफ बढ़ गया। मैं GP5 के किसी बड़े अफसर से मिलना चाहता हूँ, रुक ने फौजी से मुहातिब होकर कहा। क्यों? फौजी ने चौंक कर पूछा। मैं मुजरिमों के बारे में एक अहम इंकशाफ करना चाहता हूँ, मगर किसी बड़े अफसर के सामने, रुक ने मजबूत लहजे में कहा। ओह, मेरे साथ आओ, मेजर रॉनसन यहाँ का इंचार्ज है, मैं तुम्हें इससे मिलवा देता हूँ, फौजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, और फिर रुक उसके साथ चलता हुआ थोड़ी दूर मौजूद एक कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। कैबिन में मेजर रॉनसन कुर्सी पर सर पकड़े बैठा हुआ था, उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखें बेजान सी हो रही थी। सर, ये शख्स मुजरिमों के बारे में कोई इंकशाफ करना चाहता है, फौजी ने कैबिन के अंदर दाखिल होकर कहा। क्या कहा? मुजरिमों के बारे में इंकशाफ? मेजर रॉनसन उछल कर सीधा हो गया। जी हाँ जनाब, मैं जानता हूँ कि पुल तबाह करने वाले मुजरिम कौन है और वो इस वक्त कहाँ है, रुक ने जवाब दिया। क्या तुम सही कह रहे हो? मेजर रॉनसन उछल कर खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर शदीद जोश के आसार फैल गए। मगर जनाब, इसके लिए मेरी एक शर्त होगी, रुक ने जवाब दिया। शर्त? कैसी शर्त? मेजर रॉनसन ने चौंक कर पूछा। जनाब, मैं खुद एक मुजरिम हूँ, मैं इस शर्त पर मुजरिम के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि मुझे माफी दे दी जाए, रुक ने शर्त बताते हुए कहा। तुम माफी की बात कर रहे हो?
अगर तुमने इन भयानक मुजरमों का सुराग बता दिया तो तुम मुजरिम नहीं बल्कि कौमी हीरो बन जाओगे। मेजर आंसर ने तेज लहजे में कहा। जनाब, मैं पहले इस बात की जमानत चाहता हूँ, रुक ने ठोस लहजे में कहा। ओ ठहरो, मैं तुम्हारी बात GP5 के सरबराह कर्नल डेविड से करा देता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। मेजर आंसर ने पेशकश करते हुए कहा। जी हाँ, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, रुक ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा। और मेजर आंसर ने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और फिर उस पर हेडक्वार्टर की महसूस फ्रीक्वेंसी सेट करके उसे बटन दबा दिया। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। कर्नल डेविड स्पीकिंग, ओवर। मेजर आंसन स्पीकिंग, बॉस। हमारे पास एक आदमी पहुंचा है जो मुजरमों का सुराग बता सकता है, मगर वो चूंकि खुद मुजरिम है इसलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ की जमानत चाहता है, इसलिए मैंने ये पेशकश की है कि वो आपसे बात कर ले, ओवर। मेजर आंसन ने तेज लहजे में कहा। ओ, हम उसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं, मेरी उससे बात करवाओ, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की जोश भरी आवाज सुनाई दी। तुम खुद बात कर लो मिस्टर, मेजर आंसन ने रुक से मुहातब होकर कहा। सर, मैं रुक योगारो बोल रहा हूँ, ओवर। रुक ने आगे बढ़कर मौदबाना लहजे में कहा। मिस्टर रुक, क्या पुल को तबाह करने वाले मुजरमों के बारे में तुम्हें वाकई मालूम है, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी। यस सर, ना सिर्फ इल्म है बल्कि ये भी मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। सर, मैं एक छोटा सा मुजरिम हूँ, लेकिन मुल्क की इस कदर भयानक तबाही देखकर मेरा ज़मीर जाग उठा है, इसलिए मैं ये इकदाम कर रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मुजरमों की गिरफ्तारी के बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ओवर। रुक ने मौदबाना लहजे में कहा। मिस्टर रुक, मैं बहैसियत सरबराह GP5 तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो GP5 के खुफिया शोबे रेड 5 में शामिल हो जाओ, तुम्हारा नाम हरगिज़ सामने नहीं आएगा, ओवर। कर्नल डेविड ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है जनाब, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, ओवर। रुक ने खुश होते हुए कहा। मेजर आंसन, ओवर। इस बार कर्नल डेविड मेजर आंसन से मुहातब हुआ। यस सर, ओवर। मेजर आंसन ने ट्रांसमीटर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। तुमने हर कीमत पर इन मुजरमों को जिंदा गिरफ्तार करना है। इनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हेडक्वार्टर ले आओ, और देखो, तमाम ऑपरेशन इंतहाई होशियारी से होना चाहिए। मैं मुजरमों का सुराग नहीं खोना चाहता, ओवर। कर्नल डेविड ने हदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहिए जनाब, मुजरिम इस बार मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाएंगे, मेजर आंसन ने जवाब देते हुए कहा। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और मेजर आंसन ने बटन दबाकर ट्रांसमीटर जेब में डाल दिया। हाँ तो मिस्टर रुक, मेजर आंसन ने रुक की तरफ मुड़ते हुए कहा। जनाब, मुजरिम तादाद में 2 हैं, और वो इस वक्त 13वीं गली में वाक़या एक खुफिया अड्डे में मौजूद है। आप ऐसा करें, कम से कम 10 मुसल्लह सिपाहियों को लेकर मेरे साथ चलें। वो यकीनन इस वक्त सोए हुए होंगे, हम इन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे, रुक ने कहा। ठीक है, मेजर आंसन ने कहा, और फिर उसने एक सिपाही को बुलाकर उसे राजर को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद राजर भी वहां पहुंच गया। राजर, मुजरमों का सुराग मिल गया है, 10 इंतहाई होशियार और मुसल्लह अफराद अपने हमरा ले जाओ, मेजर आंसन ने उससे मुहातब होते हुए कहा। ओह वेरी गुड, मैं भी इंतजाम करता हूँ, राजर ने चहकते हुए कहा, और फिर वो तेजी से चलता हुआ कैबिन से बाहर चला आया। थोड़ी देर के बाद वो वापस कैबिन में आया। बाहर 2 जीपें 10 मुसल्लह अफराद से लदी हुई मौजूद हैं, रॉजर ने कहा। ओके, आओ मिस्टर रुक, मेजर आंसन ने रुक का हाथ पकड़ते हुए कहा, और फिर रुक और रॉजर समेत वो कैबिन से निकलकर बाहर खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर के बाद ये काफिला 13वीं गली के सिरे पर पहुंच गया। रुक के कहने पर वो सब उतर कर अब पैदल आगे बढ़े चले। रुक आगे आगे था, उसके पीछे मेजर ऑनसन और रॉजर थे, और उनके बाद 10 मुसल्लह सिपाही थे जिनके पास ट्रेन गन्ने थी। अड्डे का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं, मेजर रुक ने पूछा। है तो सही, मगर इन मुजरमों को नहीं मालूम, रुक ने जवाब दिया, और फिर वो अड्डे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने हाथ उठाकर महसूस अंदाज में दस्तक दी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे में जानी की शक्ल नजर आई। जानी, बाहर आओ, रुक ने जानी का बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा, और जानी खामोशी से बाहर आ गया। मगर बाहर मुसल्लह सिपाहियों को देखकर वो बुरी तरह चौंका। खबरदार, आवाज न निकालना, वरना यही ढेर कर दूंगा, मेजर ऑनसन ने हाथ पकड़े हुए रिवाल्वर का रुख जानी की तरफ करते हुए कहा, और फिर उसके इशारे पर 2 सिपाही जानी को लेकर वापस जीप की तरफ बढ़ते चले गए। मेरे पीछे चले आइए, मगर एहतियात से, रुक ने मेजर ऑनसन से कहा, और फिर वो दरवाजे में दाखिल हो गया। मेजर ऑनसन और रॉजर उसके पीछे थे। वो दबे कदमों चलते हुए अड्डे के हाल में पहुंच गए। अड्डे की एक तरफ सीढ़ियां नीचे जा रही थी। रुक ने इशारा किया, और फिर वो सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मेजर और रॉजर इसके पीछे थे। जल्दी वो इनकी पैरवी कर रहे थे।
वो सब इतनी एहतियात से चल रहे थे कि उनके कदमों की जरा सी भी आवाज पैदा ना हो रही थी। ऊपर मेहमान आना था, जहां जोसेफ और इमरान मौजूद थे। रुक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से इमरान की आवाज सुनाई दी। मैं रुक हूँ प्रिंस, बास का जरूरी पैगाम है। रुक ने जवाब दिया और चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। मगर दरवाजा खुलते ही रुक उछलकर एक तरफ हट गया और मेजर रॉनसन और रॉजर हाथों में रिवॉल्वर लिए इमरान को धकेलते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गए। खबरदार, अपने हाथ उठा लो, मेजर ने इमरान और जोसेफ से मुखातिब होते हुए कहा। जोसेफ पलंग पर बैठा हुआ था। मेजर रॉनसन और रॉजर के अंदर दाखिल होते ही 5 मुसल्लह सिपाही भी कमरे में पहुंच गए और उन्होंने अपनी स्टेन गनें तान ली। बस इतना सा काम था? ये तो तुम दरवाजे के बाहर भी कह सकते थे, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर इसने हाथ उठा लिए। जाहिर है जोसेफ ने भी इनकी पैरवी की। दीवार के साथ मुंह करके खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मेजर आंसर ने सख्त लहजे में कहा और इमरान बड़े ही इत्मीनान से दीवार की तरफ मुड़ गया। जोसेफ भी पलंग से उठ खड़ा हुआ था, उसने भी दीवार की तरफ मुंह कर लिया। दूसरे ही लम्हे मेजर ने एक सिपाही को इशारा किया और इस सिपाही ने बड़ी फुर्ती से इन दोनों की तलाशी ली। मगर इस वक्त जाहिर है उन दोनों के पास क्या हो सकता था। तलाशी मुकम्मल होने के बाद 2 सिपाही स्टेन गन लेकर इमरान के पहलू में पहुंच गए और फिर मेजर रॉनसन ने उसके हाथ पुष्प करके उसे हथकड़ी पहना दी। यही काम जोसेफ के साथ भी किया गया और फिर मेजर और रॉजर इन दोनों को धकेलते हुए कमरे से बाहर आ गए। दरवाजे पर रुक खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छा पैगाम दिया है तुम्हारे बॉस ने, इमरान ने रुक के करीब पहुंचते हुए मुस्कुरा कर कहा और रुक इमरान की जुर्रत, दिलेरी और बेखौफी पर हैरान रह गया। रॉजर, तुम फौरन कार लेकर दरवाजे पर आ जाओ, मेजर रॉनसन ने रॉजर से मुखातिब होकर कहा और रॉजर सर हिलाते हुए भागता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा जी तो चाह रहा है कि तुम्हारी यही बोटियां उड़ा दो। बॉस ने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, इसलिए मजबूर हूँ, मेजर ने दांत पीसते हुए कहा। खूबसूरत आदमी हो, क्यों दांत पीस पीस कर अपनी शक्ल बिगाड़ रहे हो, इमरान ने हंसते हुए कहा और मेजर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मगर वो कर्नल डेविड की वजह से मजबूर था। कार आ गई है, उसी लम्हे राजर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। आगे बढ़ो, मेजर ने इमरान को धकेलते हुए कहा और वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद इमरान और जोसेफ कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। उनके साथ एक मुसल्लह सिपाही बैठ गया। राजर ड्राइविंग सीट पर था, जबकि मेजर हाथ में रिवॉल्वर लिए साथ वाली सीट पर बैठ गया। अलबत्ता उसने अपना रुख पीछे की तरफ की किया हुआ था। इमरान ने कार की पुश से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे वो दोस्तों के साथ किसी तफरीही सफर पर जा रहा हो। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई तेजी से शहर के मसाफात की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जल्द ही हवाई अड्डे पर पहुंच गई, जहां एक काफी बड़ा हेलीकॉप्टर मौजूद था। थोड़ी देर के बाद इमरान और जोसेफ को इस हेलीकॉप्टर पर मुंतकिल कर दिया गया। मेजर रॉनसन और रॉजर उनके हमरा भी हेलीकॉप्टर में सवार हो गए, जबकि बाकी सिपाही वापस चले गए। मेजर के कहने पर पायलट ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट किया और चंद लम्हों के बाद हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होता चला गया। नया पैराग्राफ। सप्तन, कैप्टन शकील और जूलिया को पुलिस कार में सफर करते हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके थे। एक पुलिस कार इनके आगे जा रही थी, जबकि 2 पुलिस कारें इनके पीछे थी और इनकी कार में ड्राइवर के अलावा 4 मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। इन चारों के पास रिवॉल्वर मौजूद थे। हालांकि इन दोनों के हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई थी, मगर फिर भी सफर के दौरान सिपाही इतने चौकन्ने रहे थे कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने रिवॉल्वर नीचे ना किए थे। तिल अबीब कितनी दूर है? मेरी तो बैठे बैठे टांगे अकड़ गई हैं। अचानक सफ्तर ने करीब बैठे बैठे सिपाही से मुखातिब होकर कहा। बस 1 घंटे का सफर बाकी रह गया है, सिपाही ने जवाब देते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हेडक्वार्टर जाने से पहले किसी कैफे में बैठकर नाश्ता कर लें, मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाएं? सफ्तर ने कहा। खामोश बैठे रहो, बकवास करने की जरूरत नहीं है, सिपाही ने इस बार डांट कर कहा। उसी लम्हे ड्राइवर ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दी। पुलिस की तमाम कारें भी पेट्रोल पंप पर रुक गईं और फिर एक सिपाही के कहने पर पंप बॉय ने गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। अच्छा पानी तो पिला दो, सफ्तर ने बड़े ही आजिज़ाना लहजे में कहा और सिपाही सर हिलाते हुए नीचे उतर गया। ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतर गया, जबकि बाकी 3 सिपाही कार ही में बैठे रहे। इनमें से एक अगली सीट पर बैठा था और 2 सफ्तर, जूलिया और कैप्टन शकील की पुश पर थे। मेरा ख्याल है हमें चूहों की तरह हेडक्वार्टर नहीं पहुंचना चाहिए, सफ्तर ने कोड वर्ड्स में करीब बैठे कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हम तो तुम्हारी वजह से खामोश हैं, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, यहाँ से निकलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, सफ्तर ने कहा। तुम कौन सी जुबान में बातें कर रहे हो, खामोश रहो, पीछे बैठे हुए एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। उसी लम्हे सिपाही जग और गिलास लेकर आ गया। उसने गिलास में पानी डालकर
खुद ही गिलास सफ्तर के मुंह से लगा दिया और फिर इसी तरह उसने जूलिया और कैप्टन शकील को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया। पेट्रोल पंप से तकरीबन 2 मील आगे बढ़ने के बाद अचानक गाड़ी को झटके लगने लग गए। क्या हुआ? करीब बैठे बैठे सिपाही ने ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा। शायद प्लगों में कचरा फंस गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने जवाब दिया और फिर गाड़ी उसने सड़क के किनारे पर रोक दी। पीछे से आने वाली गाड़ियां भी रुक गई और उनके आगे जाने वाली गाड़ी भी मुड़कर इनकी तरफ वापस आने लगी। क्या हुआ? पिछली गाड़ियों से सिपाहियों ने बाहर निकल कर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, प्लगों में कचरा आ गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर बोनट उठा दिया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनके पीछे बैठे हुए सिपाही भी टांगे सीधी करने के लिए नीचे उतर गए और फिर कार में वो अकेले रह गए, मगर जाहिर है बाहर मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था। कैप्टन शकील ने सफ्तर को देखा। सफ्तर ने सर हिला दिया। सफ्तर ने फुर्ती से अपने दोनों बंधे हुए हाथ सर के ऊपर से घुमाते हुए सामने कर लिए। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी ऐसा ही किया और फिर सफ्तर ने जिस्म को आगे की तरफ झुकाया और डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। सिपाही उसे बाहर निकलते हुए डैशबोर्ड पर ही रख गया था। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर लगा हुआ था। सफदर ने दोनों हाथों से रिवॉल्वर संभाला, फिर उसकी नाल कैप्टन शकील की हथकड़ी के जोड़ पर टिकाकर उसने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी चिट की आवाज निकली और कैप्टन शकील की हथकड़ी टूटती चली गई। गोली के जोड़ ने हथकड़ी के पुरहजे उड़ा दिए थे। गोली हथकड़ी को तोड़कर सीट के फोम में घुस गई थी। कैप्टन शकील ने फुर्ती से हथकड़ी से आजाद करा लिए और फिर उसके हाथों से रिवॉल्वर ले लिया। दूसरे लम्हे एक और चुटकी आवाज उभरी और सफ्तर के हाथ भी हथकड़ी से आजाद हो गए। क्या हो रहा है? एक सिपाही ने खिड़की के करीब आते हुए पूछा। उसने शायद आवाज सुन ली थी। कुछ नहीं भाई, हेडक्वार्टर का इंतजार कर रहे हैं, सफ्तर ने मिस्कीन से लहजे में जवाब दिया और सिपाही हंसता हुआ पीछे हट गया। कैप्टन शकील ने जूलिया के हाथ में भी इसी अंदाज से आजाद करा लिए और फिर उसने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल ली। कम से कम 20 सिपाही बाहर होंगे और रिवॉल्वर में शायद 4-5 गोलियां होंगी, कैप्टन शकील ने कहा। फिक्र न करो, चलती गाड़ी में आसानी रहेगी, 5 आदमी ठिकाने लगाने पड़ेंगे, सफ्तर ने सरगोशी करते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। उन्होंने अपने बाजू दोबारा पहले वाले अंदाज में पीछे कर लिए थे। चंद लम्हों के बाद बोनट गिरा दिया गया और सिपाही वापस कार में सवार हो गए। इस बार ड्राइवर ने कार स्टार्ट की तो कार एक झटके से आगे चल पड़ी। अरे मेरा रिवॉल्वर, चंद लम्हों के बाद सामने बैठे हुए सिपाही ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता, कैप्टन शकील, सफ्तर और जूलिया ने बैक वक्त बिजली की तेजी से मुड़े और दूसरे लम्हे पीछे बैठे हुए सिपाहियों के रिवॉल्वर उनके हाथों में थे। सिपाही एक लम्हे के लिए बुत बने बैठे रह गए, क्योंकि उनके तस्वुर में भी ना था कि बैठे बैठे हथकड़ियों से कोई ऐसे अपने आप को आजाद करवा लेगा। और उसी हैरत के लम्हे से इन तीनों ने फायदा उठाया। सफ्तर ने रिवॉल्वर का रुख इन तीनों की तरफ किया, जबकि जूलिया ने रिवॉल्वर सामने वाले सिपाही की गुद्दी से लगा दिया और कैप्टन शकील का रिवॉल्वर ड्राइवर की तरफ उठ गया। आराम से गाड़ी चलाते रहो वरना ढेर कर दूंगा, कैप्टन शकील ने तेज लहजे में कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और सफ्तर के हाथ में पकड़ा दिया। दूसरे लम्हे रिवॉल्वर से चिट चिट की आवाजें उभरी और पीछे बैठे हुए तीनों सिपाही वहीं ढेर हो गए। गोलियां ठीक उनके दिलों पर पड़ी थी, इसलिए वो चीख भी न सके। और फिर सफ्तर ने तेजी से मुड़कर ड्राइवर के करीब बैठे सिपाही का भी वही हशर किया। उसका सर डैशबोर्ड पर टिक गया था। ड्राइवर के हाथ तेजी से चलने लगे और फिर उसका हाथ इंतहाई तेजी से साइड बटन की तरफ बढ़ने लगा, मगर कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से उसे जोर से धक्का दिया और वो साथ बैठे हुए सिपाही के पर पहलू के बल जा गिरा। कैप्टन शकील ने उछलकर स्टीयरिंग पकड़ लिया, जबकि सफ्तर ने गर्दन से पकड़कर ड्राइवर को पीछे घसीटकर एक्सीलेटर पर पैर हटते ही गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा, मगर कैप्टन शकील बिजली की तेजी से उछला और फिर वो सीट सर से फिसलता हुआ ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया और उसने गाड़ी को फौरन संभाल लिया। सफ्तर ने इसी दौरान ड्राइवर का हाथमा कर दिया। आराम से गाड़ी बढ़ाए चलो, तिल अभी पहुंचकर कुछ करेंगे, सफ्तर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। लेकिन शहर पहुंचकर हम फंस जाएंगे, जूलिया ने कहा। ऐसी बात नहीं, हम अचानक कार किसी सड़क पर मोड़ देंगे और फिर जब तक ये लोग संभलेंगे हम कार से उतरकर निकल जाएंगे, सफ्तर ने जवाब दिया और जूलिया ने सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 50-60 मिनट के बाद तिल अबीब शहर की आबादी शुरू हो गई। अभी चूंकि सूरज तुलू नहीं हुआ था, इसलिए सड़कें ज्यादातर सुनसान ही पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि अब निकल चलें, कैप्टन शकील ने कहा और उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से कार को एक गली की तरफ मोड़ दिया। पीछे आने वाली तेज रफ्तार कारें रुकते रुकते भी आगे बढ़ गईं।
कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से कार को ज़ेली सड़क पर मोड़ दिया और फिर उसने तेजी से उसे एक तंग गली की तरफ मोड़कर एक झटके से ब्रेक लगा दी। चलो, कैप्टन शकील ने दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा, और सफ्तर और जूलिया तो पहले ही तैयार बैठे थे। वो भी उछलकर कार से बाहर आ गए और फिर आगे पीछे दौड़ते हुए मुख्तलिफ गलियों से होकर वो एक बड़ी सी शाहराह पर आ गए। और फिर ये इनकी खुशकिस्मती थी कि बिल्कुल सामने ही इन्हें होटल अल गरब का बोर्ड नजर आ गया। आओ, कैप्टन शकील ने कहा, और फिर वो तेजी से भागते हुए सड़क क्रॉस करके होटल अल गरब में दाखिल हो गए। होटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। काउंटर पर एक नौजवान काउंटर सामान ठीक कर रहा था। हमें मिस्टर दाऊद से मिलना है, फौरन उन्हें प्रिंस ऑफ डम का हवाला दो, सफ्तर ने तेज लहजे में काउंटर से मुहातब होकर कहा। ओ अच्छा, काउंटर ने मैन ने चौंकते हुए कहा, और उसके साथ ही तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। मेरे पीछे आ जाओ, उसे तेज लहजे में कहा, और फिर वो तेजी से एक राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था। उसने दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी और फिर उसे खोलकर अंदर बढ़ गया। वो तीनों भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। क्या बात है, उसने चौंक कर काउंटरमैन और उन तीनों को देखते हुए कहा। चेहरे पर दुरुस्ती के आसार नुमाया थे। प्रिंस ऑफ डम ने हमें आपके पास भेजा है। GP5 हमारे पीछे लगी हुई है, सफ्तर ने तेज लहजे में कहा। ओह, प्रिंस ऑफ डम, बहुत कहाँ है? दाऊद ने प्रिंस ऑफ डम के अल्फाज सुनते ही उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद इश्तियाक के एहसार उभर आए थे। वो बाद में पहुंचेंगे, सफ्तर ने जवाब दिया। ठीक है, उसने अपने वर्कर से कहते हुए कहा। तुम फौरन काउंटर संभाल लो और देखो, इंतहाई मोहतात रहना, दाऊद ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा, और काउंटरमैन सर हिलाते हुए तेजी से वापस बाहर चला गया। आप लोग तशरीफ रखिए, बहुत थके हुए मालूम होते हैं, दाऊद ने बड़े ही अपनायत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। GP5 हमारे ताकुब में है, सफ्तर ने कदरे परेशान लहजे में कहा। ओह, क्या उन्होंने आपको होटल में आते देख लिया है? दाऊद ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में उलझने तैरने लगी थी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं देखा, बहरहाल इतना हमें मालूम है कि वो बड़े पैमाने पर हमें तलाश करेंगे, सफ्तर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि दाऊद कुछ कहता, पलंग के करीब पड़ी मेज पर मौजूद इंटरकॉम से काउंटरमैन की आवाज उभरी। बॉस, GP5 और पुलिस बहुत बड़ी तादाद में सड़क पर नजर आ रही है, वो तलाशी ले रहे हैं। ओ ठीक है, तुम मोहतात रहो, दाऊद ने तेज लहजे में कहा। आइए मेरे साथ, मैं आपको महफूज जगह भेजने का इंतजाम करता हूँ, दाऊद ने सफ्तर वगैरह से मुखातिब होकर कहा, और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। वो तीनों भी इसके पीछे बाहर आ गए। राहदारी में तेज तेज कदम उठाता हुआ दाऊद दूसरे कोने में बने हुए एक दरवाजे पर आया और फिर उसने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया और इन तीनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो तीनों दाऊद के पीछे कमरे में दाखिल हो गए, मगर ये कमरे की बजाय एक राहदारी थी, और राहदारी को क्रॉस करके वो होटल की पिछली समत एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ मैले कुचैले कपड़ों के गठड़े बिखरे पड़े थे, जिन्हें दो आदमी बड़े बड़े बोरों में भर रहे थे। रागोल, दाऊद ने अंदर पहुंचते एक आदमी जो वहां काम कर रहा था उसे तेजी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, एक कवि हकल नौजवान हाथ रोकते हुए मौदबाना लहजे में जवाब दिया। देखो, इन मेहमानों को 0 पॉइंट पर मुंतकिल करना है। GP5 और पुलिस शायद थोड़ी देर के बाद होटल की तलाशी ले ले, दाऊद ने कहा। ओके बॉस, अभी लॉन्ड्री का ट्रक आने वाला है, मैं इन्हें मैले कपड़ों के साथ बोरों में बंद कर देता हूँ, रागोल ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, दाऊद ने सर हिलाते हुए कहा। आइए जनाब, रागोल ने सफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऐसा न हो कि वो बोरू की तलाशी ले ले और हम चूहों की तरफ पकड़े जाएं, सफ्तर ने परेशान होते हुए कहा। आप बेफिक्र रहिए जनाब, दाऊद ने कहा, और फिर सफ्तर आगे बढ़ गया। रागोल ने बड़ी फुर्ती से एक बड़े से बोरे में मैले कपड़ों का एक गठरा डाला और फिर सफ्तर बोरे में दाखिल हो गया। रागोल ने एक और गठरा उठाया, सफ्तर के ऊपर डाला और फिर बोरे का मुंह कदरे ढीला करके बांध दिया। कहीं हमारा दम न घुट जाए, कैप्टन शकील ने पहली बार कहा। नहीं, ट्रक में लाद कर रागोल बोरू का मुंह खोल देगा और उस वक्त अलग अलग करके आपको बिठा देगा, और बोरों में वैसे भी काफी हवा मौजूद है, दाऊद ने तसल्ली देते हुए कहा। और फिर कैप्टन शकील दूसरे बोरे और तीसरे बोरे में जूलिया को बांध दिया गया। इंतहाई होशियारी से काम होना चाहिए, दाऊद ने कहा, और रागोल ने सर हिला दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, दाऊद ने कहा, और फिर वो तेजी से निकलकर वापस राहदारी में दाखिल हो गया।